हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक, ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, मीनिंग एंड डिफिनेशन, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये दो टॉपिक्स हमारे कवर अप हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ जा करके पढ़ सकते हो। और अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए इंस्टाग्राम का लिंक भी गिवन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में हमें क्या देखना है। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है, ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहने का मतलब कि ये एक हमारा ट्री है और ये जो है ब्रांचेस क्या है इसके, ये ब्रांचेस हो गए, टहनियाँ होंगी इसकी। ठीक है, बहुत सारी टहनियाँ निकली हुई हैं। ठीक है, अब उन्हीं सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। द इन्वायरमेंट हैज़ एन uninterrupted effect on all human activities and its study is considered to be the main objective of human geography। अब देखो, जो इन्वायरमेंट है हमारा, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर रहता है। हम जो ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारे ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर होता है इन्वायरमेंट का। ठीक है, और इसकी जो स्टडी है, इसके इफेक्ट जो भी इफेक्ट्स होते हैं इनके, उन सब चीज़ों की स्टडी मेन ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन ज्योग्राफी का। ठीक है, बिना इन्वायरमेंट के इफेक्ट की स्टडी किए बिना, बिना इन्वायरमेंट की स्टडी किए बिना हम ह्यूमन ज्योग्राफी को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, therefore under the human geography not only the economic and physical relationship of man and his environment are included but other branches related to geography, economic geography, social geography, ethnic geography and historical geography etc। अब देखो, इसी की वजह से क्या होता है, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट का इफेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर में सिर्फ इकोनॉमिक और फिजिकल रिलेशनशिप ही नहीं आता है मैन और इन्वायरमेंट का। जैसे कि मेन जो हम ह्यूमन बींग्स और जो हमारा इन्वायरमेंट है, उन दोनों के बीच में जो भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, आर्थिक स्थिति वाली जो भी हमारी रिलेशनशिप है या फिर फिजिकल रिलेशनशिप है, ठीक है, इन दोनों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ यही नहीं होती हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो इनके अलावा देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ब्रांचेज हैं। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इथनिक ज्योग्राफी और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। ओके, आगे हम बढ़ेंगे। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है द इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, आर्ट्स, साइंस, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इज ऑल्सो स्टडीड। अब देखो, सिर्फ इतना ही नहीं जो हमने पढ़ा सोशल इकोनॉमिक, सिर्फ वही सब नहीं, जो भी इम्पैक्ट पड़ता है एजुकेशन पे, आर्ट्स पे, साइंस पे, गवर्नमेंट पे, पॉलिटिक्स पे, रिलीजन पे, वो सब भी हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब भी उसमें इंक्लूडेड है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब प्रोफेसर रॉक्सबी के अकॉर्डिंग इन्होंने ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के कितने ब्रांचेस बताए हैं वो हम पढ़ेंगे। पहले प्रोफेसर रॉक्सबी के, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला इन्होंने बताया है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसके बाद है सोशल ज्योग्राफी, उसके बाद है पॉलिटिकल, उसके बाद है हिस्टोरिकल, उसके बाद है मिलिट्री और उसके बाद है रेसियल। ठीक है, ये 6 टाइप्स हमारे इन्होंने बताए हैं। 6 जो है चीज़ें किसके अंदर में, 6 ब्रांचेस किसके अंडर में डाली हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर में। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इकोनॉमिक ज्योग्राफी को करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हम इसमें कवर करेंगे, बाकी के जो भी हैं हमारे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अभी ये तो रॉक्सबी के अकॉर्डिंग है। ओके, लेकिन अभी जो रियलिटी में जो हम मानते हैं कि कितने पार्ट्स हैं या फिर कितने ब्रांचेस हैं, वो जानना ज़रूरी है, तो वो भी हम जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो चलो सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में। इकोनॉमिक कहने से क्या समझ में आ रहा है, आर्थिक कंडीशन, जो भी लेन देन वाली चीज़ें होती हैं ना, जो भी हम चीज़, जो भी काम करते हैं, सबसे कुछ ना कुछ हमें इनकम होता है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को जो भी हमें मिलता है, ठीक है, जो भी हम अर्न करते हैं, जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं, वो सब किस में आ जाएगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हुज मेन कंसर्न इज विद द प्रोडक्टिव एफर्ट्स मेड बाय मेन टू मीट द नीड्स ऑफ मैंस फूड, रेस्ट एंड क्लोथिंग। अब देखो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी का ब्रांच है, ये तो पता है। और इसका मेन कंसर्न क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो प्रोडक्टिव इफेक्ट्स एक मैन लगाता है अपने इन्वायरमेंट पे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने फूड्स के लिए, रेस्टिंग के लिए, क्लोथिंग के लिए, उन सब को हम पढ़ लेते हैं किसमें, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, जो एफर्ट्स लगाता है उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे हमारे पास है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज टू इवेल्युएट एंड एनालाइज द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन द ह्यूमन एफर्ट्स। जो हमारे इकोनॉमिक ज्योग्राफर हैं उनका क्या कहना है कि जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है,
तो इवेलुएट करना, एनालाइज करना कि जो इन्वायरमेंट है उसका किस तरह का इफेक्ट पड़ रहा है ह्यूमन एफर्ट्स पे, जो ह्यूमन अपना एफर्ट्स लगा रहा है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट का, ठीक है। ये मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा क्या, अपार्ट फ्रॉम दिस द मेन टास्क ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज टू स्टडी द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ from agriculture and industrial point of view to investigate them for economic use to achieve a balanced state of economic development। इसके अलावा और क्या है मेन टास्क हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके प्रोटेक्शन के बारे में, किस तरह उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ पे, अर्थ के अलग अलग जो वो जगहों पे जो हमारे रिसोर्सेज हैं किस तरह से उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और जो हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पॉइंट है, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चरल के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री के लिए जो यूज़ करते हैं, ठीक है, उन सबको हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे इकोनॉमिक यूज़ करने के लिए, टू अचीव अ बैलेंस स्टेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बिना प्रोटेक्शन के अगर हम सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो बैलेंस स्टेट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं कि किस तरह से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें इकोनॉमिक यूज़ में लाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बैलेंस स्टेट में होता है, ठीक है। तो ये भी हम किस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। उसके अलावा हमारे पास क्या है, ह्यूमन बींग इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद जस्ट मेकिंग अ लिविंग बट ही इज़ ऑलवेज वरीड अबाउट लिविंग अ बेटर लाइफ। अब देखो जो हम ह्यूमन बींग से, अभी तो हमने देखा कि हम अपने एफर्ट्स लगाते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे काम होते हैं वो हम करते हैं, ठीक है। कोई लकड़ी काटता है, कोई मछली बेचता है, कोई कुछ करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई कपड़े बेचता है, सबके अलग अलग काम है, ठीक है। और सब पे कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। जैसे कि इमेजिन करो कि एक क्या है, एक कृषि है, मतलब एक फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर है, किसान है। अब वो खेती करता है, तो वो खेती करेगा तो कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको वो ध्यान में रखेगा तब जा कर के खेती करेगा। जैसे कि जो लैंड फॉर्म है वो कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सारी चीज़ें। तो इन्वायरमेंट से हम किसी न किसी तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जितने भी काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो सिर्फ लिविंग के लिए अभी लिविंग से सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब अगर हमें सिर्फ खाने पीने की चीज़ें मिल जाए तो हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हमें एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, ठीक है। उसके लिए सभी लोग परेशान हैं। आगे हमारे पास है, इन मॉडर्न टाइम्स द मेथड ऑफ मेजरिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया इज टू स्टडी द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फाउंड देयर, बिकॉज थ्रू दिस द ह्यूमन कॉन्टैक्ट कैन बी मेड विद द रेसिडेंट्स ऑफ द अदर एरियाज। अभी के ज़माने में, अभी के मॉडर्न टाइम्स में अगर हम देखें, अगर हमें मेज़र करना हो कि कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है किसी भी एरिया का, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वहाँ पे, उस जगह पे जो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं उसकी स्टडी करके हम पता कर सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ है। कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है वो उसी के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स है एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर पाते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक जो है ट्रांसपोर्ट कंडीशन बहुत अच्छा है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे जो है लेन देन की जो भी बात हो रही है वो भी ज़्यादा हो रहा है, मतलब जो बेचना खरीदना होता है वो भी ज़्यादा चल रहा होगा, मतलब डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ है। आगे हमारे पास है, फर्स्ट टाइम 1882 में जो जर्मन स्कॉलर है जिनका नाम गोड्ज है, उन्होंने क्या करा है, द वर्क ऑफ स्टडिंग द इफेक्ट included the work of studying the effect of physical condition on the occupation, production and ट्रेड ऑफ ह्यूमंस एंड देयर इंटररिलेशनशिप अंडर द ब्रांच। इन्होंने किन चीज़ों को इंक्लूड करा है, तो किस चीज़ की स्टडी को इंक्लूड करा है, ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। तो जो भी इफ़ेक्ट पड़ते हैं फिजिकल कंडीशन के, इन्वायरमेंट के, जो भी इफ़ेक्ट पड़ते हैं ऑक्यूपेशन पे, प्रोडक्शन पे, ट्रेड पे, और जो भी है इंटर रिलेशनशिप, उन सब पे जो भी इफ़ेक्ट पड़ते हैं हमारे इन्वायरमेंट वाले, उन सब की स्टडी करी जाती है। और फर्स्ट टाइम इन्होंने ये चीज़ इंक्लूड करा था, किसने, 1882 में जर्मन स्कॉलर ने, जॉर्ज, ओके। उसके अलावा कुछ स्कॉलर्स और हैं जो कि इकोनॉमिक में मतलब जाने माने स्कॉलर्स हैं, ठीक है, जिनका योगदान रहा है। तो चिज़लोम है, रसेल स्मिथ, ब्लैंचर्ड है, विजर एंड डॉक्टर स्टैम्प एट्सेट्रा, ठीक है। ये भी हमारे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जाने माने स्कॉलर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, और क्या चीज़ें हैं हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, तो इट हैज़ बिकम अ सिस्टमैटिक नॉलेज एंड नॉट लिमिटेड टू एनालिटिकल स्टडीज़। अब होता क्या है ना कि हमारी जो स्टडी है इकोनॉमिक की वो काफ़ी आगे बढ़ते जा रही है, क्योंकि कंट्रीज़ ग्रो कर रही है, तो कंट्री डेवलप करेगी जितनी ज़्यादा उतना ही ज़्यादा और भी सारी चीज़ें जो भी है वो डेवलप करेंगी, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि सिर्फ एनालिटिकल स्टडी नहीं करते हैं हम, जो हमारा इकोनॉमिक है उसमें हम एनालिटिकल स्टडी सिर्फ नहीं करते हैं, बल्कि एक
अलग तरह की हमें नॉलेज भी मिल रही है, ठीक है। और उन अलग तरह के नॉलेज के बेसिस पे हमारे पास और अलग अलग ब्रांचेज आ गए हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर, जिसमें कि पहला हमारा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ठीक है। It is necessary for a successful farmer to know the production condition, nature and type of soil, their origin and classification properties, soil conservation measures, amount of water, sunlight and time of sowing and harvesting of the crops. अब देखो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में क्या देखेंगे, कनेक्ट कर रहा है किससे, इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर रहा है ना। तो एक अगर सक्सेसफुल फार्मर कोई बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा किसान बनना चाहता है, तो सबसे पहले वो क्या कोशिश करेगा, जहाँ पे वो खेती करना चाहता है उस वहाँ पे जो सॉइल है वो किस टाइप का है, वहाँ के कंडीशंस किस तरह के होते हैं, क्लाइमेट कैसा होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उस सॉइल की, सनलाइट आता है कि नहीं, अच्छा कब जो भी क्रॉप वो उगाना चाहता है उस मिट्टी में उग सकता है कि नहीं, कब उस क्रॉप को उगाना है, कब हार्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें जब तक एक फार्मर को पता नहीं होंगी तब तक वो एक सक्सेसफुल फार्मर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में हम इन सब को जानने की कोशिश करते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है इन मेनी कंट्रीज न्यू डिस्कवरीज आर बीइंग मेड इन द डायरेक्शन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स एंड टू रिमूव जियोग्राफिकल कंट्रोल्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब देखो क्या हो रहा है कि अलग मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज में नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, जिनकी वजह से जो हमारा जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ना, बिना हार्म किए हुए हमारे जो भी इन्वायरमेंट है उसको हम डेवलपमेंट करते हैं, वैसे ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है, हम बिना जो हमारी इन्वायरमेंट है उसको हार्म किए हुए ये एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जोन्स में, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कोशिश कर रहे हैं करने की, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ में। और इसमें क्या होता है, इसमें कोई ज्योग्राफिकल कंट्रोल नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है कि अभी क्या होता है, अभी अगर बारिश का दिन नहीं है तो भी हम खेती कर सकते हैं। कैसे, हम कहीं से मतलब पानी का अगर जुगाड़ ले लेते हैं, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम हम अच्छा कर देते हैं तो हम खेती आराम से कर सकते हैं। तो वही बता रहा है कि बिना जो है हमारा ज्योग्राफिकल कंट्रोल है उसको रिमूव करके हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं क्रॉप्स का, ठीक है। तो वो सब भी हम इसमें स्टडी करते हैं, किसमें, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में। आगे हमारे पास है इंडस्ट्रियल में तो इंडस्ट्री की चीज़ें आएंगी, मिनरल्स वगैरह भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैंड एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सेल ऑफ द प्रोड्यूस्ड गुड्स आर स्टडीड फ्रॉम द ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू अलॉन्ग विद देयर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। इसमें क्या चीज़ें ऐड करी जाती होंगी, तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगी। इंडस्ट्रीज़ में क्या होते हैं, मिनरल्स वगैरह जाते हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ेंगे। तो किस लैंड से कौन सा मिनरल्स निकाला जा रहा है, किस तरह से उसे सेल किया जा रहा है, प्रोडक्शन अच्छा हो पा रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें किस में आता है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में, ठीक है। पहले का उसका बैकग्राउंड कैसा था, उसका जो सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो कैसा है, वो सारी चीज़ें मतलब रिलेटेड किससे हैं, मिनरल से है, इंडस्ट्री से है, ठीक है। और एक चीज़ और देखो, हम क्यों पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर को, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इसे जब बेचते हैं तो हमारा एक जो है क्या कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कर रहे हैं ना। हमारा जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, इकोनॉमी, तो उसमें हमारा ज़्यादातर क्या होता है, मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। तो मार्केट में क्या होता है, खरीदना और बेचना ही होता है। तो इसी की वजह से इकोनॉमिक में हमारा ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हमारे सप्लाई होते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, तो वो क्या हो गया, एक इकोनॉमिक कंडीशन में ही शामिल है ना। इसीलिए हम इंडस्ट्रियल को और एग्रीकल्चर वगैरह को इसी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। द प्रॉब्लम्स ऑफ यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स एंड देयर कंजर्वेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग एटसेट्रा आर स्टडीड इन इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। देखो क्या क्या यूज़ इसमें स्टडी करी जाती हैं। तो जो प्रॉब्लम्स है, किस तरह से यूज़ करना है नेचुरल रिसोर्सेज को, जो सोसाइटी है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करते हैं, जो हमारे ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करते हैं, किस तरह से जो है नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग की जा रही है, किस तरह से कंजर्वेशन के लिए प्लानिंग की जा रही है हमारे कंट्री में, वो सब इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, एक और है कॉमर्शियल ज्योग्राफी, ठीक है। कॉमर्शियल में ज़्यादातर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का काम होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ट्रेड का। द रीजन्स फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ ट्रेड, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर स्टडीड, ठीक है। इसमें क्या है, किस तरह से जो हमारा ट्रेड है उसमें प्रोग्रेस हो रहा है, उनके क्या रीजंस रहे हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप कर रहे हैं उनके रीजंस क्या हैं, किस तरह से डेवलप किया जाए आगे और किस तरह से डेवलप पहले हुए हैं, जो ट्रेडिंग सेंटर्स हैं हमारे, उन सब के बारे में अलग अलग कंट्रीज़ की स्टडी हम करते हैं किसमें, कॉमर्शियल ज्योग्राफी में, ठीक है। इन फैक्ट the existence of this geography is not isolated because the trade of any country is done on the basis of agricultural goods, raw materials, metals and industrial goods of that country। देखो एक्चुअल में होता क्या है
कि जो 3 चीज़ें हैं ना, इनका कहीं नामो निशान वैसे नहीं है। हम क्या करते हैं, पूरी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ही इन 3 चीज़ों को पढ़ते हैं। जो हमारा कमर्शियल था, जो हमारा एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्रियल था, उन सबको अलग अलग नहीं पढ़ते, बल्कि सबको एक में ही पढ़ते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनफैक्ट जो एग्जिस्टेंस है इन ज्योग्राफी का वो नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारा जो एग्रीकल्चर है और जो रॉ मटेरियल्स है, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, सबको हम अगर सप्लाई करते हैं तो सब ट्रेड से ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबको एक साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। Therefore, in any economic geography, all these 3 branches are study together. इसीलिए किसी भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, इन 3 ब्रांचेस को एक साथ ही पढ़ते हैं। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। जो हमारे बाकी के 5 बचे रह गए हैं रॉक्सबी के अकॉर्डिंग, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और जो भी हमें पढ़ना है कि कितने ब्रांचेस हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी के, ठीक है, वो भी हम कल कवर कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप समझ में आ गया होगा। अगर जो भी नहीं आया होगा, जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।